students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 5th and the lesson number is 6 and the lesson name is Health is Wealth. ठीक है, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं SST का 5th क्लास का, जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ मीन्स क्या होते हैं? अपनी सेहत है ना, अपना आरोग्य, जिसे हम कहते हैं अपनी तबीयत वगैरह, उसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं, है ना। अब फिजिकल हेल्थ, मेंटली हेल्थ, इस टाइप की जो हेल्थ होती है। और वेल्थ, वेल्थ मीन्स क्या होता है? अपना धन संपत्ति, है ना। तो ये जो एक प्रोवर्ब है, ये आपने हमेशा सुना ही होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। आरोग्य ही क्या है? अपनी धन संपदा है, अपनी संपत्ति है। अगर अपनी हेल्थ अच्छी रही तो सब कुछ अच्छा होता है ना। अगर अपनी हेल्थ ही अच्छी ना हो, अगर हमारी तबीयत खराब रहती हो हमेशा, तो हम कुछ भी अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। और हम जो भी काम करते हैं इनकम के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, वो भी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने लाइफ में क्या होती है? अपनी हेल्थ होती है ना। तो इस लेसन का नाम भी यही है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अपनी हेल्थ जो है वो, उसको हमें मतलब किस तरह से हम उसका चेकअप कर सकते हैं। जैसे अपनी हेल्थ को सही से रखने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब हेल्थ इज वेल्थ, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेल्थ इज वेल्थ, इस मुहावरे का क्या मीनिंग होता है, क्या होता है उसका अर्थ, है ना। मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। Today, many diseases are curable because of modern medicine and healthcare. Vaccines are available to prevent some diseases. Several discoveries and inventions have helped people in healthier and longer lives. इसमें ये बताया है कि मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है साइंस की कि जो अपने अंदर जो भी रोग आते हैं, जो भी डिसीजेस होते हैं, उन सब पर ट्रीटमेंट करती है ना। हमारी अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है, हमें कोई डिसीज हो जाता है, समझो बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं, है ना, दवाइयाँ लेते हैं हॉस्पिटल जाके। तो वो अपने जो मतलब वो हम किसने बनाई है? अपने साइंस ने, अपने साइंटिस्ट लोगों ने वो सब मतलब उसका इन्वेंशन किया है ना। तो वो चीजें, वो जो मेडिसिन लेते हैं, वो अपने डिसीजेस पे क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं, है ना। अपने डिसीज जो है, जो भी आपको बीमारी है, जो भी आपकी तबीयत खराब हो चुकी है, बुखार आया है, जो कुछ भी, तो वो मेडिसिन क्या कर लेते हैं? उसको ऑब्जर्व कर लेती है, उस डिजीज को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है ना। तो इसीलिए ये कहा गया है यहाँ पे कि साइंस ने ऐसी एक मतलब जो मेडिसिन है, वो साइंस की ऐसी एक ब्रांच है जो अपने डिजीज के साथ बहुत बड़ी डील करती है। डिजीज पर वो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करती है। और इसमें ये भी बताया गया है कि आज जो डिसीजेस है, उनके मतलब उसको आराम होने लायक ऐसे डिसीजेस जो है वो बने हैं, क्योंकि इतनी नई नई मॉडर्न टाइप के मेडिसिन आए हैं मार्केट में, और अपने हेल्थ केयर भी अलग अलग टाइप के बने हैं, है ना। अलग अलग टाइप से के मेडिसिन, इतने पावरफुल मेडिसिन आ चुके हैं कि हमारी जो कोई भी टाइप की डिसीज हो, वो तुरंत ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, उसको आराम हो जाता है। तो वैक्सीन, और इसमें ये भी कहा है कि वैक्सीन जो है, कुछ ऐसे वैक्सीन भी आज अवेलेबल है जो अपने डिसीज पर प्रतिबंधक कर सके, है ना, अपने डिसीज को खत्म कर सके। ऐसे वैक्सीन भी आ चुके हैं। और कुछ ऐसे नई तरीके की कुछ ऐसे डिस्कवरीज किए और कुछ इन्वेंशंस किए हैं जो आज लोगों को हेल्दी रहने के लिए और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, The progress that has taken place in medical science is the result of observation and experiments. Observation and experiments led to the invention of various instruments and methods of treatment. Let us learn about some of the inventions. तो यहाँ पे बताया है कि मेडिकल साइंस ने आज इतनी प्रोग्रेस की है, किस चीज में? मेडिकल साइंस में, मतलब जैसे वैद्य के विज्ञान में जो प्रगति की है आज अपने जो साइंटिस्ट है उन्होंने, कि उसमें उन्होंने ज्यादातर किस चीज पर उन्होंने फोकस किया है? निरीक्षण और
प्रयोग, मतलब किसी भी बीमारी का, किसी भी डिसीज का पहले क्या करना, निरीक्षण करना, फिर उसके ऊपर कोई मेडिसिन का प्रयोग करना, है ना। ये सारी चीजें जो है अपने मेडिकल साइंस में की जाती है। और ये जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है, जो निरीक्षण और उसका जो प्रयोग है, ये एक इंस्ट्रूमेंट मेथड है ट्रीटमेंट की, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए ये सबसे पहले करना बहुत ही जरूर होता है। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तुरंत आपको कैसे भी दवाइयाँ लिख के देंगे क्या, नहीं, पहले वो निरीक्षण करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना, क्या बीमारी हुई है, कौन सा डिसीज हुआ है, वो सब देखेंगे। फिर उस पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ इन्वेंशन के लिए वो कुछ मेडिसिन आपको लिख के देंगे, है ना। अगर उस मेडिसिन से अगर आपको कोई असर नहीं होता है तो आप अगर दोबारा जाओगे तो आपको वो दूसरे मेडिसिन चेंज करके देंगे, है ना। इस टाइप से करते हैं ना डॉक्टर्स। तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन हो गया और इन्वेंशन हो गया, है ना, ट्रीटमेंट का। और इसी के बारे में, मतलब इसको करने के लिए कुछ डॉक्टर्स जो है वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ चीजें वो यूज करते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करने के लिए और इन्वेंशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो उसके बारे में हम डिटेल में एक एक टाइप जो है वो जानेंगे। पहला है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो आप सभी को पता ही है ना। थर्मोमीटर का इन्वेंट किसने किया है? द थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय जब्रियल डेनियल फ्राहेनिट। ठीक है, जब्रियल डेनियल फरेनहीट, ये एक पर्सन का नाम है जो एक साइंटिस्ट था। उसने 1714 में थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया था। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द थर्मोमीटर द ओनली वे टू जज अ पर्सन्स टेम्परेचर वॉज बाय फीलिंग द पल्स और फीलिंग द फोरहेड, है ना। ये तो बात आपको पता ही है कि जब थर्मोमीटर का इन्वेंशन होने का था, जब थर्मोमीटर नहीं आया था, बना नहीं था, तो उसके पहले डॉक्टर्स अपना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैसे पहचानते थे या कैसे देखते थे? अपने पल्स चेक करके, है ना, मतलब अपनी नाड़ी जो होती है, नस वगैरह, वो चेक करके, उसको पकड़ के वो चेक करते थे कि अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसकी क्या स्पीड है, वो चेक करके वो बता सकते थे या जान सकते थे कि इस पर्सन के ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है। या फिर जो दूसरी टेक्निक थी वो क्या थी? फोरहेड को टच करना, मतलब अपने ऐसे सर को हाथ लगा के भी डॉक्टर चेक करते थे कि कितना बॉडी गर्म है, कैसा टेम्परेचर है ना। ऐसे हेड को ऐसे हाथ लगा के भी डॉक्टर पहचानता था। तब थर्मामीटर नहीं था तब, ठीक है। अब थर्मामीटर आ चुका है तो उसको ना ही अपनी पल्स चेकने की जरूरत है और ना ही फोरहेड को टच करने की जरूरत है। वो जो थर्मोमीटर आती है इसे मुंह में डाल के भी उसमें से वो पता चल जाता है। और वो थर्मोमीटर जो है उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी होती है। मर्क्यूरी मीन्स जो पारा नाम का एक धातु होता है वो उस थर्मोमीटर में होता है। और जब वो थर्मोमीटर के जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और दूसरा लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जब पर्सन को बहुत ज्यादा बुखार अगर होता है, फीवर होता है, तो वो जो पारा है उस थर्मोमीटर का वो पूरा बढ़ जाता है। और कहाँ तक? 98.4 डिग्री F तक वो बढ़ जाता है। इतना तब हमें समझ जाना चाहिए कि इस पर्सन को बुखार है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट वो है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप तो आपको पता ही है ना, जो ऐसे डॉक्टर कान में डालते हैं और जो एक पार्ट है वो ऐसे अपने चेस्ट को वगैरह से टच करके लगा के वो क्या करते हैं? अपनी हार्ट बीट सुनते हैं, है ना, कान में से वो डाल के, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो स्टेथोस्कोप जो है उसका इन्वेंशन एक डॉक्टर ने किया है जिसका नाम है रेनी लेनेक, ठीक है। रेनी लेनेक नाम है उस डॉक्टर का जिन्होंने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया था। और ये जो स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो क्या करते हैं डॉक्टर? उससे किसी भी पर्सन के हार्ट बीट्स और लंग्स के साउंड सुनते हैं, मतलब हार्ट और लंग के साउंड सुनते हैं, जिससे डॉक्टर को ये समझ में आता है कि उस पर्सन के हार्ट और लंग्स की कंडीशन क्या है, कैसी स्थिति है, वो उससे वो जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। This instrument was first made in Holland in 1590 by Zacharias Janssen, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप है वो पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो हॉलैंड में बना था। और कौन से ईयर में? 1590 में। और किसने बनाया था? ज़ाचरियस जानसेन ने, ठीक है। वो माइक्रोस्कोप के फादर थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसका इन्वेंशन किया था, इसलिए वो उसके फादर मतलब उसको माने जाते हैं।
देखिए, द माइक्रोस्कोप इनेबल्स अस टू व्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। मतलब उस माइक्रोस्कोप से हमें ऐसे इनविजिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको देखने को मिलता है, जो हम साधारण खुली आंखों से इस तरह से नॉर्मल आई से हम देख नहीं सकते, है ना। आपने कभी माइक्रोस्कोप की इमेज देखी होगी, वो ऐसे एक छोटा सा ये होता है, उसमें से ऐसे देखना पड़ता है हमें नीचे में, है ना। ऐसे ग्लास लगा रहता है, उसके नीचे जो ये जो माइक्रोस्कोप है वो आपको ज्यादातर लेबोरेटरी में, साइंस की लेबोरेटरी में वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो माइक्रोस्कोप है उसमें से जो छोटे छोटे बहुत ही स्मॉल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें उसमें से देखने को मिलते हैं। The invention of the microscope and the discovery of microorganisms has helped doctors understand the nature of many diseases and find out ways of preventing of curing them. ये जो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ तब उसकी जो डिस्कवरी हुई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, उसकी जो डिस्कवरी है वो किस लिए हुई कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो भी कीटक जो भी है उसके हेल्प से डॉक्टर को ये समझ में आए कि ये नेचर के मतलब कौन से अलग अलग डिसीजेस इसमें से जो मतलब बाहर निकल सकते हैं, या किसी भी पर्सन के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से वो उसको बीमारी हुई है या डिसीज हुआ है, ये जानने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो तीन हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, इससे भी और अलग अलग ऐसे बहुत से मशीन्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जो इन्वेंट हुए हैं। जैसे एक्सरे मशीन है ना, हॉस्पिटल्स में जैसे एक्सरे निकालते हैं हड्डियों का वगैरह, ठीक है। ईसीजी मशीन है और सीटी स्कैनर है, ये सारी जो मशीन है इसका भी इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। इसमें से हम पहले देखेंगे एक्सरे मशीन एंड लेजर स्कैनर। An X-ray machine is an apparatus which gives a picture of the inside of a person's body, है ना। जो एक्सरे है वो क्या कौन सी पिक्चर दिखाता है हमें, इंसान के अंदर के बॉडी के जो पिक्चर है वो हमें उसमें से दिखाता है। तो किसी की अगर समझो अंदर की हड्डी जो है, बोन जो है, अगर वो क्रैक हो गई या कुछ भी हुआ अंदर से, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, एक्सरे निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसे तो बाहर से दिखता नहीं है, इसलिए एक्सरे निकालना पड़ता है। उस एक्सरे में पूरी जो बॉडी पार्ट है अंदर का वो पूरा उसमें दिखाई देता है, जो भी बोन्स है, जहाँ पे भी क्रैक हुआ है, जो भी कुछ अंदर प्रॉब्लम हुई है अपनी बोन्स में वगैरह, तो वो उस एक्सरे में पूरा शो होता है। तो इसलिए एक्सरे का यूज किया जाता है। एक्सरे आर स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन्स, है ना। मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया कि बॉडी के अंदर जो भी बोन फ्रैक्चर होता है उसको वो आइडेंटिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा जो है स्कैनर इनेबल्स डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, है ना। जो स्कैनर होता है वो इंसान के अंदर के बॉडी इंटरनल जो भी ऑर्गन्स है उसमें क्या प्रॉब्लम है ये देखने के लिए वो यूज होता है। जैसे ब्रेन है ना, ब्रेन का स्कैनर किया जाता है, सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है ना। तो ब्रेन में अगर किसी को समझो दिमागी प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है ना, किसी पर्सन को अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है, सीटी स्कैन वगैरह ब्रेन का स्कैन करना पड़ता है, तब उसमें पता चलता है कि ब्रेन का क्या कौन सा पार्ट कहाँ पे कुछ मतलब फॉल्ट है, वो सब उसमें पता चलता है। इसके बाद जो थर्ड है लेजर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। By using laser rays, doctors are able to treat patient without cutting open the affected part. जो लेजर है एक नई टेक्नोलॉजी हुई है। लेजर के जो रेस होते हैं वो उससे डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट की बिना कुछ कट किए हुए, मतलब कुछ भी कौन सा भी पार्ट कटिंग ना करते हुए, कुछ भी अफेक्टेड पार्ट्स को कटिंग या फिर कुछ भी ना करते हुए लेजर के रेस से वो उसका उस पेशेंट के उस पार्ट को वो मतलब हैंडल करते हैं। जैसे अपने आंखें हैं, अभी किसी को आंखों की प्रॉब्लम होती है ना, अगर समझो आंखों में किसी को मोतीबिंद हो गया है, कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई आंखों में, तो क्या करते हैं, लेजर करते हैं ना। तो लेजर जब मतलब लेजर से अपने आंखों में वो लेजर के जो रेज होते हैं उसका इफेक्ट अपने आंखों पे पड़ता है और जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आंखों की वो सॉल्व होती है। ना ही उसमें कुछ कटिंग करनी पड़ती है, ना ही आंखों को कुछ कट करना पड़ता है, ना कुछ भी करना पड़ता है, बस वो लेजर के रेज से वो ठीक हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वेपन्स अगेंस्ट डिजीजेस।
One of the most important developments in the war against disease was vaccination, a technique that protects people against some diseases. जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है साइंटिफिकली, जो मतलब डिजीज के अपोजिट में वॉर करने के लिए जो चीज आई है वो है वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों को डिसीज के विरुद्ध प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। About 200 years ago, an English doctor named Edward Jenner developed the idea of inoculation. एक मतलब 200 साल पहले एक इंग्लिश डॉक्टर था जिसका नेम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने ये आइडिया डेवलप की थी। ड्यूरिंग दिस टाइम स्मॉल पॉक्स वॉज अ ड्रेडफुल डिजीज दैट स्प्रेड रैपिडली, किलिंग several people or leaving permanent scars on the faces of those who survived the disease. और उस वक्त में जब उन्होंने ये जो नई आइडिया जो उन्होंने निकाली थी, उस टाइम में एक स्मॉल पॉक्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई थी। वैसे ड्रेडफुल बीमारी थी वो, और इतने जोरदार वो फैल रही थी कि लोग जो है वो तुरंत मतलब जो उसको बीमारी होती थी वो तुरंत क्या होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, और उनके जो फेसेस है मतलब उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा था वो बीमारी को सर्वाइव, उसमें बहुत से लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा था। तो एडवर्ड जेनर ट्रीटेड several such patients every day, but it surprised him to notice that there were no milkmaids among the patients. तो एडवर्ड जेनर ने ये ट्रीट किया, मतलब वो हमेशा इस बीमारी के दौरान वो हर दिन कई ऐसे पेशेंट को वो ट्रीट करते थे। इस बीमारी के जो भी बीमारी ग्रस्त जो भी पेशेंट आते थे उनको वो चेक करते थे, उनको ट्रीट करते थे। तो ये सब मतलब वो ट्रीट करते समय वो कुछ ऐसी बात देख रहे थे, मतलब नोटिस कर रहे थे, उसकी वजह से वो सरप्राइज हो गए कि जितने भी जो पेशेंट्स आ रहे थे उनमें ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं था जो मिल्कमेड हो। ठीक है, he soon learned that the milkmaid suffered from a mild disease called cowpox for a few days and did not catch smallpox after that. जो मिल्कमेड होता है मतलब जो दूध वगैरह निकालने का काम, या फिर जो मतलब जैसे दूध बेचने वाला जो आदमी है जिसके पास गाय वगैरह है, गाय बैल जिनका वो दूध निकालता है, उसका दूध बेचता है, तो मतलब जो दूध के कांटेक्ट में, मिल्क के कांटेक्ट में जो आदमी रह रहा है उसको ये बीमारी जो है स्मॉल पॉक्स वो नहीं हो रही थी, है ना। तो ये उन्होंने नोटिस किया, ये चीज़ उन्होंने नोटिस की। जो भी मिल्क में मैन है या जो भी मिल्क मेड है वो स्मॉल पॉक्स को कैच, मतलब स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसको कैच नहीं कर पा रही थी। He began to wonder if there was some reason for this. फिर उन्होंने इस बात का रीजन ढूंढने का उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। One day a milkmaid who had cowpox came to him for treatment. और जो मिल्कमेड होता था उसको कौन सी मतलब बीमारी हो जाती है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता था तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती थी, काउपॉक्स हो जाता था, है ना। तो एक बार ऐसे ही एक मिल्कमेड आया जिसको काउपॉक्स हो चुका था और वो ट्रीटमेंट के लिए उन्हीं डॉक्टर के पास आया, एडवर्ड जेनर के पास। देयर वेर 3 to 4 sores on her body with pus oozing out. उसकी बॉडी पर ऐसे 3 से 4 ऐसे कुछ ऐसे गड्ढे हो चुके थे, सोर्स हो चुके थे, और उसमें से कुछ ऐसे पल्स उसमें से बाहर निकल रहा था। जेनर कलेक्टेड द पल्स एंड इंसर्टेड इट इनटू द बॉडी ऑफ अ यंग बॉय। द बॉय डेवलप्ड काउपॉक्स बट रिकवर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज। फिर उन्होंने जो डॉक्टर थे जेनर, उन्होंने क्या किया, उसके बॉडी में से जो निकलने वाला जो पस था, काउपॉक्स जिस मिल्कमेड को हुआ था उसके बॉडी से जो निकलने वाला पस था उसको उन्होंने किसके बॉडी में डाला, एक दूसरा जो यंग बॉय था उसके बॉडी में उसने वो पस डाला जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था। तो जो स्मॉल पॉक्स होने वाला जो बॉय था वो मतलब कैसे हो गया, वो जल्दी से डेवलप्ड हो गया और कुछ ही दिनों में वो रिकवर हो गया। Now Jenner wanted to find out if this boy was free from smallpox. फिर उन्होंने ये ढूंढना चालू किया कि ये जो लड़का है वो स्मॉल पॉक्स से कैसे रिकवर हुआ। The only way to do this was to inject the smallpox causing germs into the boy's body. Jenner injected the germs and observed the boy for a few days. फिर उन्होंने एक मतलब जब उन्होंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको ये बात पता चली कि वो जो आदमी या जो लड़का था वो स्मॉल पॉक्स के बीमारी से क्या था, इंजेक्ट था।
है ना, उसकी पूरी बॉडी जो थी वो पूरी उससे इंजेक्ट हो चुकी थी और जेनर ने उस इंजेक्टेड जो जर्म्स थे उसके बॉडी में उन जर्म्स को ऑब्जर्व किया और कुछ ही दिनों में उस लड़के के लिए मतलब कुछ ही दिनों में उसको उस लड़के में कुछ चेंजेस करवाए। द बॉय डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, वो लड़का स्मॉल पॉक्स को कैच उसने नहीं किया। Thus it was confirmed that people who suffer from cowpox remain free from smallpox। और इसी से ये कंफर्म हो चुका था कि जिस पर्सन को या जो लोगों को काउपॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो जाते हैं, मतलब उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। आफ्टर मेनी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जेनर डेवलप्ड द एंटी स्मॉलपॉक्स वैक्सीन। टुडे स्मॉलपॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर कुछ ही एक्सपेरिमेंट के बाद जो जेनर थे, एडवर्ड जेनर, उन्होंने एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई। स्मॉल पॉक्स के ऊपर उस डिजीज के ऊपर उन्होंने एक वैक्सीन बनाई और आज जो स्मॉल पॉक्स है वो बहुत से कंट्रियों में से क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। आज ये बीमारी आपको बहुत से कंट्री में नहीं दिखती है। The invention of the smallpox vaccine paved the way for the development of several other vaccines. Vaccines are available for many diseases such as polio, whooping cough, measles, mumps and German measles. ये जो इन्वेंशन था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है इस वैक्सीन में और आज ये वैक्सीन जो है वो अलग अलग बीमारियों पे यूज़ की जाती है, जैसे पोलियो है, वूपिंग कफ है, मिसल्स है, मम्स है और जर्मन मिसल्स है। ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिन पर ये स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। थाउजेंड ऑफ लाइव्स हैव बीन सेव्ड बाय वैक्सीनेशन एंड द threat of epidemics has been reduced greatly। आज हजारों ऐसे लोग जो है वो इस वैक्सीन के वजह से आज सेव है और आज उनकी लाइफ अच्छे से कट रही है, वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे पास्चराइजेशन, द किलिंग ऑफ जर्म्स। मतलब जो जर्म्स वगैरह जो कीटाणु होते हैं उनको मारने, मतलब वो किल कैसे होते हैं, उनका खात्मा कैसे किया जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द बैटल अगेंस्ट डिसीज वाज द डिसीज कॉजिंग जर्म्स कैन बी किल एट हाई टेम्परेचर्स। ये जो मतलब जैसे एक डिस्कवरी की थी किसी साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो डिसीज के जो कॉजिंग जर्म्स है वो कब किल हो सकते हैं, कब खत्म हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा गर्म के कंडीशन में वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। अ फ्रेंच साइंटिस्ट नेम्ड लुईस पास्टर शोड दैट दीज जर्म्स कुड बी किल्ड बाय हीट। एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये शो किया, ये दिखाया कि उनका नाम था लुईस पास्टर। उन्होंने ये दिखाया कि जो जर्म्स है वो बहुत ही गर्मी में, मतलब गर्म के कंडीशन में वो खत्म हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। द प्रोसेस ही डेवलप्ड केम टू बी नोन एज पास्चराइजेशन। इस प्रोसेस को उन्होंने, मतलब ये जो प्रोसेस जब डेवलप हुई और इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया पास्चराइजेशन। ठीक है, दिस इज यूज्ड इवन टुडे स्पेशली टू कीप मिल्क फ्रॉम गोइंग बैड। आज भी ये जो प्रोसेस है इसको यूज किया जाता है स्पेशली मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए। इस जो पास्चराइजेशन है इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हम जो मिल्क दुकान से लाते हैं ना, शॉप में से लाते हैं, वो शॉप में कैसा रहता है, कूल रहता है, फ्रीजर में रहता है, ठंडा रहता है। जब हम घर में लाते हैं तो उसको वैसे ही रखते हैं, है ना, वैसे ही रखते हैं, क्या हम नहीं रखते हैं ना। उसको लाने के बाद क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, अच्छा सा उबाल लेते हैं और बाद में उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं हम। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उस मिल्क में जो भी बैक्टीरिया है या जो भी जर्म्स है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए, ताकि वो दूध को खराब ना कर सके। इसलिए हम उसको पहले गर्म हीट करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर वो आप उसको दूसरे दिन भी आप उस मिल्क को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एंटीसेप्टिक्स, द स्टोरी ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज कॉजिंग जर्म्स। इसके बाद हम देखेंगे एंटीसेप्टिक जो एक ऐसी स्टोरी है जो डिसीज और कॉजिंग जर्म्स को प्रिवेंटिंग करती है। ठीक है, द आइडिया दैट जर्म्स कुड बी किल्ड एट हाई टेम्परेचर्स वाज अप्लाइड टू मेडिसिन बाय एन इंग्लिश सर्जन जोसेफ लिस्टर। एक इंग्लिश सर्जन थे जिनका नाम था जोसेफ लिस्टर। उनकी एक आइडिया थी कि
जो जर्म्स है उसको हाई टेम्परेचर पे अगर हम रखेंगे और उस पर कोई मेडिसिन अप्लाई करेंगे तो वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन 1863 लिस्टर एक्सपेरिमेंटेड विद केमिकल्स टू प्रिवेंट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इन्फेक्टिंग पेशेंट्स। 1863 में लिस्टर ने एक केमिकल बनाया था। एक केमिकल के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसमें से उन्होंने प्रिवेंट किया डिसीज जो कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, उन पर उन्होंने उसका यूज किया और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी पेशेंट को किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं वो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। दिस केमिकल सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। फिर उन्होंने ये देखा कि वो जो केमिकल सब्सटेंस है जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्टॉप कर दिया था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था उस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में। तो उसी प्रोसेस को उन्होंने क्या किया, क्या नाम दिया, एंटीसेप्टिक्स। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक इज अल्कोहल। एंटीसेप्टिक में ज्यादातर अल्कोहल का यूज किया जाता है। द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक्स मेड सर्जरी मच सेफर। जो एंटीसेप्टिक है वो सर्जरी करने के लिए ज्यादातर वो सेफ होती है। अर्लियर पेशेंट ऑफन यूज टू डाई नॉट फ्रॉम सर्जरी बट फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ द कट्स मेड फॉर द ऑपरेशंस। तो किसी भी ऑपरेशन करने के बाद जैसे उस पर एंटीसेप्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि कोई जो पेशेंट है वो भले ही वो ऑपरेशन में ना उसकी डेथ हुई हो, लेकिन अगर उस पर मतलब ऑपरेशन में जो भी पार्ट उसका कट किया है, जैसे समझो पेट का ऑपरेशन किया, अगर पेट को कट किया ऑपरेशन के टाइम पे तो वो उस वक्त तो नहीं मरेगा, लेकिन अगर उस पर एंटीसेप्टिक का अगर यूज नहीं किया पूरा होने के बाद तो वो आदमी जरूर मर सकता है। क्योंकि जब उसको कट वगैरह करते हैं तो सीजर लगती है ना, सीजर का यूज होता है, मतलब अलग अलग तरीके की चीजों का यूज होता है, इंजेक्शन का यूज होता है। और उसको फिर कट करने के बाद जब उसको सीते हैं, उसको उस अपने पेट की जो भी पार्ट है, जो स्किन है, उसको सीते हैं, तब उस पर एंटीसेप्टिक जरूर लगाना होता है। क्योंकि कैंची जो है वो क्या है, एक प्रकार का वो आयरन है ना, उसका जो मतलब पॉइजन अपने बॉडी पे चढ़ता है, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हर कटे हुए चीजों पर एंटीसेप्टिक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। The application of antiseptic to the surgical cuts and boiling of the surgical instruments to kill germs proved to be great advances in medicine. जो एंटीसेप्टिक की जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे सर्जिकल कट्स में, मतलब ऑपरेशन में वगैरह अगर कोई कट वगैरह हुआ है या फिर किसी चीज़ के में जैसे कटिंग वगैरह होते हैं, तो सर्जिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उसमें कुछ ऐसे जर्म्स भी आ जाते हैं, क्योंकि उसमें पॉइजन चढ़ जाता है तो ऑब्वियसली उस पर जर्म्स तो आ ही जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए वो जो एंटीसेप्टिक है वो मेडिसिन का यूज में किया जाता है। More lives were saved not only because of improved knowledge of surgery but because chances of infection during and after surgery were reduced. मतलब ज्यादातर जो जान बचते हैं वो सिर्फ सर्जरी के जो नॉलेज के वो इम्प्रूव करने से नहीं होते हैं, बल्कि किसकी वजह से होते हैं, जो इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, जो सर्जरी के बाद जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसको रिड्यूस करने के दौरान ही वो आदमी बचता है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का इन्वेंशन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये जो पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी वो क्या थी, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। The year 1928 marked one of the greatest advances in medicine. 1928 में एक बहुत ही बड़ा ऐसे मेडिसिन का एडवांस हुआ था। This was the discovery of a new substance called penicillin. और उसी डिस्कवरी को क्या नाम दिया गया, पेनिसिलिन। A British scientist named Alexander Fleming had grown some bacteria on a substance in small round dishes in his laboratory. एक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने कुछ ऐसे बैक्टीरिया को ग्रोन किया था अपने लेबोरेटरी में, कुछ ऐसे छोटे छोटे डिशेस में।
तो उस पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सीडेंटली द एयरबोर्न स्पोर्स ऑफ सम फंगस फेल ऑनटू वन ऑफ द प्लेट। एक्सीडेंटली वो जैसे मतलब काम कर रहे थे, वो ऐसे ही अचानक से गलती से कुछ ऐसे फंगस जो मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनका नाम फंगस है, तो बैक्टीरिया जो है वो प्लेट में वो मतलब नीचे से गिर गए। एज द फंगस और मोल्ड ग्रू एंड स्प्रेड, फ्लेमिंग नोटिस दैट द बैक्टीरिया ऑन दैट प्लेट वेयर किल्ड। फिर जो फंगस जो है वो मतलब ग्रू होने लगे, बढ़ने लगे और फैलने लगे, स्प्रेड होने लगे। तब जो फ्लेमिंग से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बात नोटिस की कि जो बैक्टीरिया है वो उस प्लेट पे क्या होते गए, वो मरते गए। After several experiments, it became clear that the mold produced a substance capable of killing several types of bacteria that caused common infection. उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये जाना कि कुछ ऐसे जो मोल्ड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने किसी भी स्थिति में वो कैपेबल नहीं होते हैं, है ना। जैसे अगर वो थोड़े से भी मतलब कैसे बाहर निकल गए कहीं किसी चीज पर्टिकुलर चीज से, तो वो उनको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। फ्लेमिंग कॉल्ड द न्यू सब्सटेंस पेनिसिलिन, इसी को उन्होंने नया नाम दिया, इस जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उसको पेनिसिलिन नाम दिया। इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये एक पहला एंटीबायोटिक था। एन एंटीबायोटिक इज अ substance capable of stopping the growth of or destroying bacteria and other microorganisms। ये जो एंटीबायोटिक है वो कुछ मतलब किसी पर्टिकुलर ह्यूमंस की बॉडी में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको ग्रो होने से वो क्या होता है, करता है, रोकता है, उसको स्टॉप करता है और उसको उसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, खत्म भी कर देता है। Over the years, many antibiotics have been obtained from different molds and fungi। मतलब वो कई सालों से अभी ये चल रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है वो अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और फंगी वगैरह है उसको वो क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। दिस इंक्लूड स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोमाइसिन एंड एरोमाइसिन। तो ये कुछ ऐसे उसमें कुछ इंक्लूड है ये कंटेंट्स जिनका नाम है स्टेरोमाइसिन, टेरासाइक्लिन और क्लोरोमाइसेटिन और एरोमाइसिन। ठीक है। टुडे एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट अ लार्ज वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस एंड दे हेल्प सेव मेनी लाइव्स। आज ये एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं मेडिकल में, है ना। डॉक्टर्स भी आपको एंटीबायोटिक लिख के देते हैं बड़ी वेराइटी में, जो अपने लिए जो भी अपने बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो हेल्प करते हैं। द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिकल साइंस, मेकिंग पॉसिबल द एलिमिनेशन of once widespread and fatal diseases such as cholera, plague and typhoid fever। द मेडिकल साइंस ने ये एंटीबायोटिक्स निकाले हैं जो अपने बॉडी में जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे कॉलेरा है, प्लेग है ना, टाइफाइड बुखार वगैरह है, उनके लिए ये जो एंटीबायोटिक है उसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेडिकल रिसर्च इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द कॉज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डिसीज। मेडिकल रिसर्च में ये बताया गया है कि जो भी कोई बीमारी, कोई पर्टिकुलर कोई भी कॉज हो, उसके लिए जो मतलब उसमें उस डिसीज के बारे में जो भी प्रिवेंटिंग किया जाता है, मतलब जो उसमें बताया जाता है, मतलब उसको फाइंड किया जाता है कि बीमारी कौन सी, उस पर क्या इलाज है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्लीनलीनेस एंड गुड न्यूट्रिशन आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। अपने बेटर हेल्थ के लिए, अपने अच्छे सेहत के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, और गुड न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन खाना खाना, है ना। ये सबसे पहली स्टेप है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। लैक ऑफ विटामिन इन फूड कॉजेज डिसीज सच एज स्कर्वी एंड रिकेट्स। अपने बॉडी में विटामिन की कमी होना ये
इससे भी मतलब जैसे खाने में वगैरह विटामिन की कमी होना, ये सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने वाली बात है ना। जैसे स्कर्वी और रिकेट्स नाम की जो बीमारियां है वो विटामिन की कमी की वजह से होती है। The World Health Organization, through its programs on public health, has achieved remarkable result in improving health, especially in developing countries. जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऐसे बहुत से पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स मतलब वो लेते हैं हमेशा, और लोगों को मतलब उसमें मतलब उनको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो रिजल्ट उनमें देते हैं, और कंट्री में कुछ ऐसे स्पेशली जो डेवलप करते हैं कंट्री को। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव टॉट विलेजर्स व्हाट टू डू इन केस ऑफ कॉमन अलाइनमेंट सच एज डिहाइड्रेशन। जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स होते हैं, हेल्थ केयर के जो सेंटर्स होते हैं ना, जैसे किसी स्कूलों में वगैरह से लगते हैं, तो वो ज्यादातर विलेजेस को मतलब खेड़े गांव में जो लोग होते हैं उनको वो सिखाते हैं कि किस तरह से अपने कॉमन अलाइनमेंट्स करने चाहिए, जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह, ये सब चीजें किस तरह से अपने बॉडी में वो करने चाहिए, ये सब वो सिखाते हैं। Soon scientists will be able to find the cure for diseases such as cancer and diabetes। और अपने जो साइंटिस्ट है वो हर एक बीमारी के ऊपर कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ वो फाइंड कर ही रहे हैं। तो इसलिए ये बताए कि अपने साइंटिस्ट जो है वो जल्दी ही जो सबसे बड़ी जो भी बीमारी है कैंसर और डायबिटीज है ना, उस पर अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है, तो उस पर भी जल्द से जल्द कोई ना कोई, इस डिसीज पे जल्द से जल्द कोई ना कोई वो मतलब जो भी वैक्सीन है या फिर जो भी मेडिसिन है वो उसको जरूर उसका इन्वेंशन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था ऐसा लेसन, ये जो लेसन है यहीं पे खत्म होता है, जो हेल्थ इज वेल। ठीक है, तो इस लेसन से आपको बहुत सी जानकारी मिल चुकी है बीमारियों के बारे में, उनको खत्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, डॉक्टर किस तरह से आपको मेडिसिन दे, सारी चीजें आपको इस लेसन से समझ में आ चुकी होगी। तो आपको अगर फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।